प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 5 अगस्त की तहरीक अपने मकासद हासिल करने में कामयाब नहीं रही। इस दौरान हम पिछले कुछ हफ्ते में देखते रहे हैं कि पीटीआई इसे अपना नुक्ता उरूज बताती रही, लेकिन बहरहाल एक्टिविटी हुई लेकिन मकासद हासिल नहीं हुए। ना ही हुकूमत के ऊपर कोई बहुत बड़ा दबाव डाला जा सका, ना ही हुकूमत इसमें इस तहरीक के नतीजे में दबाव पे नज़र आई, और तंजीम की खामियां अलग से नज़र आईं। MNAs और सेनेटर्स लाताल्लुक दिखाई दिए। अब एक सवाल तो ये पैदा होता है कि अब आइंदा का पीटीआई का लाएहमल क्या होगा, या उसके पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, क्योंकि अगर इतने दिन की तैयारी के बाद भी अगर मकासद हासिल ना होने वाली तहरीक चली है तो फिर आइंदा क्या होगा। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs, MPAs और सेनेटर्स के जो डी-सीट होने का सिलसिला शुरू हो चुका है, ये कहाँ जाकर थमेगा? क्या इसकी कोई पेशबंदी का रास्ता पीटीआई के पास मौजूद है, या इसके लिए कोई हिकमत अमली बना रखी गई है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन लड़ने या ना लड़ने के हवाले से भी अभी तक कोई फैसला नहीं कर सकी है। फिर अपोजिशन का एक इत्तेहाद जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब मौजूद हों, उसके लिए भी हमें कोई दोबारा से कोई एफर्ट नज़र नहीं आ रही। यानी ऐसा लगता है कि पीटीआई ने गिव अप कर दिया है मौलाना फजल रहमान के इब्तदाई इनकार के बाद। क्या इसका कोई इम्कान मौजूद है कि दोबारा से अपोजिशन की उन जमातों को जो स्ट्रीट पावर रखती हैं उनको इकट्ठा किया जाए? तो इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे, ये जानने के लिए कि आइंदा का जो सियासी जो नक्शा है या मंजरनामा है वो क्या बनने जा रहा है या बन सकता है। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, खुशामदीद। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप यही तवक्को कर रहे थे पीटीआई से, या आपके लिए हैरान कुन है ख़ास तौर पर MNAs और जो टॉप लीडरशिप है उनका उस तरह से अपनी ही पार्टी के बनाए गए प्लान पर अमल दरामद ना करना और फिर नताइज का हासिल ना होना? कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? देखिए, सच्ची बात यह है कि मेरी नजर में तो तवक्को से बेहतर रहा है, क्योंकि देखिए ना बाहर कोई लीडर है, ना बाहर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बावजूद अगर इतनी भी एक्टिविटी हो गई है तो बड़ी बात है। और हुकूमत इतनी कमजोर है, सच्ची बात यह है कि कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी चाहिए भी नहीं है उसको हिलाने के लिए। लेकिन जाहिर है कि पीटीआई का जो क्राइसिस है, जो बहरान है, वो तो नजर ही आता है इसमें। फिर ऊपर देखिए, सबसे मैं हैरान इस बात पे हूँ कि अलीमा बीबी ने जो है वो बिल्कुल ही जो है वो फैसला कर लिया। या तो देखे ना, कोई फैमिली मेंबर लीड करता, फैमिली मेंबर भी कोई नहीं लीड कर रहा, और बाकी जो लोग लगाए हैं खान साहब ने, उनसे ये तवक्को करना गौहर से या सलमान राजा से या बाकी जो लोग अभी हैं सामने आपके, उनसे ये वो लीड कर लेंगे या आ जाएंगे, देखिए वो तो उनसे नहीं है, उनकी कैपेसिटी से ही बाहर है। ये तो एक है कि इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल के कोई तवक्को भी थी। हाँ, अगर तो फैमिली मेंबर लीड करता, अलीमा बीबी निकलती, जिस तरह बुशरा बीबी ने 26 नवंबर का जो भी था वो एक बहुत बड़ा उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया था, वो बुशरा बीबी ने जो है वो किया था, और अगर वो ना होती तो वो बिल्कुल ना हो सकता। और इस दफा जो है वो कोई फैमिली मेंबर भी कोई एक्टिव नजर नहीं आया, और पार्टी तो जाहिर एक्टिव है ही नहीं है। ये जो सारे लोग हैं वो तो सच्ची बात यह है कि ना उनकी कैपेसिटी है, ना ही उनका कोई दिल भी है कि इससे आगे कुछ जाया जाए। फवाद साहब, अगर अलीमा खान साहबा का आपके ख्याल में लीड ना करना या आगे ना आना सियासत में अमली तौर पर, इसकी वजह क्या हो सकती है? वो खुद सियासत में हिस्सा लेना नहीं चाहती, या इमरान खान साहब की सपोर्ट उन्हें हासिल नहीं है, या इमरान खान नहीं चाहते? देखिए, नजर ये सियासत तो नहीं है, उनके भाई की जिंदगी जो है वो खतरे में है। उस वक्त इमरान खान जो है वो 2 साल से जेल में है। अगर वो तहरीक नहीं चलाएंगी, बहनें तहरीक नहीं चलाएंगी, उनके बेटे तहरीक नहीं चलाएंगे, तो फिर तीसरा आदमी कहाँ से बाहर से आएगा? आसमान से तो नहीं उतरना। मेरी तो समझ से बाहर है कि वो क्यों नहीं इसको लीड किया उन्होंने। नहीं, लेकिन उसमें एक चीज़ ये हो सकती है ना कि बुशरा बीबी का आपने जिक्र किया कि उन्होंने तहरीक को लीड किया, वो गिरफ्तार हो गई और अभी तक गिरफ्तार हैं। अलीमा खान साहबा के जहन में हो सकता है ये हो कि वो भी गिरफ्तार हो सकती हैं, फिर तहरीक ना चलाएं। सिंपल बात है। अगर आपने गिरफ्तार होने से डर लगता है और आप समझते हैं कि इसके कुछ जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनसे बचना है, तो फिर तहरीक अनाउंस ही नहीं करनी चाहिए, फिर और मीन्स इख्तियार करने चाहिए ना। देखिए, हम लोग जिस तरह से है, जिसके ऊपर हमें जो है वो कहा जाता है कि आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं और ये है वो है, हम यही कह रहे हैं ना कि माहौल नहीं है तहरीक का। और आप एक
मॉडरेट जो पॉलिटिक्स है उसको भी अपने साथ रखें। तहरीक चलाना तो खैर जरूरी हो, लेकिन जो तहरीक से पहले 6-7 इकदाम हैं, अलायंस बनाना, दबाव बनाना, बैनुल-अक़वामी जो ताकतें हैं उनको या बैनुल-अक़वामी रायमा को एक अपनी साइड के ऊपर लेके आना, वो सारी चीजें तो उनमें से कुछ भी नहीं है। तो खाली तहरीक तो नहीं चलाई जा सकती। तो जब या तो फिर जो बात हम कर लेते हैं वो मान लें, या अगर आपने तहरीक चलानी है तो फिर खुद लीड करें। ये तो दोनों चीजें तो नहीं हो सकता कि आप दोनों में से कुछ भी ना कर सकते। फवाद साहब, आप एक अलायंस के बड़े हामी रहे हैं और काफ़ी अरसे से, और फिर मौलाना फजल रहमान साहब का आप समझते थे कि अलायंस में ज़रूर शमूलियत होनी चाहिए। आप समझते हैं कि अभी भी ये मुमकिन है या बस अब बहुत देर हो गई? नहीं, मुमकिन तो 100% है। देखिए, मौलाना के पास शहबाज शरीफ साहब रोज जाते हैं, उनके पास मोहसिन नकवी रोज जाते हैं, और हुकूमती वज़रा जाते हैं, राना साहब जाते हैं। तो अगर मौलाना इतने कीन हो हुकूमत में शामिल होने के तो अब तक हो चुके होते। बट फैक्ट इज कि वो पोजीशन करना चाहते हैं, और अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की लीडरशिप में इतनी डेप्थ नहीं है कि वो पोजीशन को इकट्ठा कर सके। देखिए, पीर साहब पगाड़ा को इकट्ठे नहीं कर सके, जमात इस्लामी को इकट्ठे नहीं कर सके, इनको इकट्ठे नहीं कर सके। तो आखिर आपने कोई अपनी जो है अलायंस तो रखने हैं ना। तो आपकी प्रॉब्लम इस वक्त पीटीआई की यही है कि एक ऐसी लोगों को पार्टी खान साहब ने नॉमिनेट कर दिया है, उनको पार्टी सौंप दी है जिनकी कोई कैपेसिटी नहीं है, और वो ना कि अलायंस बनाने की अहलियत रखते हैं, ना वो कोई और किसी तरीके से दबाव डालने की अहमियत रखते हैं। आपने मसलन अभी देखिए, और ये जो इन्होंने बनाया तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन भी बनाया, उन्होंने ला ताल्लुकी ही कर दी। उन्होंने कहा हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है तहरीक से। तो मुझे आप बताइए कि इस तरह के जो अलायंस है या इस तरह की जो सियासत है, वो तो सिर्फ इमरान खान को अंदर रखने के लिए काम हो रहा है, और तो मुझे नजर नहीं आता कुछ। फिर अभी जिस तरीके से सारे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उनको एक एक करके जो है नाहिल किया जा रहा है, सवाए इमरान खान के जिन्होंने कहा कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और हम इनके साथ खड़े होंगे। पार्टी तो नए टिकट देना चाहती है। आप पार्टी के जरा आप चूंकि पीटीआई के इंटरनल पॉलिटिक्स भी जानते हैं, वहां सारे लोग तो जो हैं वो अगले टिकटों के उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं। फिर इलेक्शन कैंपेन पे जो लोग फंडिंग करते हैं, जो खर्चा करते हैं, वो लोग तो उसके कैंडिडेट है। सो इस तरह के 2 नंबर 3 नंबर वकील जो है उनको इकट्ठा कर लिया गया है। ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लिया गया है जिनकी कोई मोरालिटी ही नहीं है, जो कि लोगों को ज़िबा करके जो है वो आगे आना चाहते हैं। उसमें क्या मुस्तकबिल होगा या क्या लोग होंगे? सही है। फवाद साहब, ये आप जाहिर है हम देख रहे हैं कि डी सीट होने का सिलसिला एक शुरू हुआ है। एमपीएस कुछ गए, फिर सेनेटर साहब पहले जो हम देख रहे थे कि कोट लखपत के लोगों को सजाएं हुई, फिर सरगोदा से आ गई, फिर अब इनको डी सीट किया गया है, 9 लोगों को कल और कर दिया गया। तो आपके ख्याल में ये सिलसिला कहाँ तक जाएगा? शेख वकास अकरम का भी कहा जा रहा है कि जो उनकी हाजिरियाँ पूरी नहीं है, तो गवर्नमेंट इससे गेन क्या करना चाहती है? या चले गवर्नमेंट अगर ये फैसला नहीं भी कर रही है, अदालतें कर रही हैं और इलेक्शन कमीशन कर रहा है, क्या इससे आपके ख्याल में हुकूमत और हुकूमती इत्तेहाद को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? देखिए, सच्ची बात यह है कि मुझे तो समझ से ही बाहर है। 26वीं आईनी तरमीम भी आपने करवाई ली थी, थोड़ी बहुत पार्लियामेंट या वो जो चल रहा था फंक्शनैलिटी, अब तो आपने पार्लियामेंट की कोई फंक्शनैलिटी ही खत्म कर दी है। अदालतों का कोई जो है वो फंक्शनैलिटी ही मुकम्मल खत्म हो गई है। सो प्रैक्टिकली कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सस्पेंड है, और जो पार्लियामेंट है एक रबर स्टैम्प पार्लियामेंट से, रबर स्टैम्प स्पीकर से, रबर स्टैम्प इलेक्शन कमीशन से। जो दुनिया के सामने वो हर एक को पता है कि पाकिस्तान में हुकूमत का, इलेक्शन कमीशन का, जुडिशरी का क्या हैसियत और किरदार रह गया है। तो इससे क्रेडिबिलिटी का तो बहुत नुकसान ही है। सो सच्ची बात यह है कि मुझे तो नहीं समझ कि क्यों इस तरह के, और सवाए कोरिजन के, सवाए डंडे के, कोई और समझ नहीं आई कि कोई और उनका कोई और मतलब ही नहीं है। दे बिलीव के सिर्फ जो है वो जुल्म और जबर जो है वो ही एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत की बुनियाद है। ये चल रहा है अभी तक। चूंकि ट्रंप जो है उन्होंने अपनी पॉलिसी बदल ली, वो पीछे आ गए, तो प्रेसिडेंट ट्रंप के सहारे अब ये हुकूमत का जो एक जबर और जुल्म का जो एक मैकेनिज्म है वो चल रहा।
अब जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप पीछे है ये चलता रहेगा। नहीं, लेकिन हुकूमत को 2/3 अक्सरियत तो हासिल हो गई। अब जाहिर है समझदार हुकूमतें तो ये करती हैं ना कि वो अपनी ऑपोजिशन के लिए भी थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस रखती हैं ताकि एक भरम कायम रहे, एक स्ट्रक्चर कायम रहे जमहूरियत का, पार्लियामेंट का। तो आपके ख्याल में गवर्नमेंट इसको समझ नहीं पा रही है या इससे बढ़कर कुछ सोच रही है, या वो समझते हैं कि बिल्कुल ब्रीदिंग स्पेस खत्म कर दें ऑपोजिशन की ताकि अगला कभी इलेक्शन होता है तो उसमें भी उठने ना पाए, स्ट्रक्चर खराब हो जाए? नहीं, बात यही है, स्ट्रक्चर तो इस तरह तो दिख रहा है, इस तरह की इलेक्शन कराना पड़ेगा ना। जब भी आप पॉलिटिक्स की तरफ वापस आएंगे तो फिर क्या होगा, आप दोबारा जो है वो सारे का सारा आप खत्म हो जाएगा। सो ये पॉलिटिक्स की तरफ वापस नहीं आ सकते, आइन की तरफ वापस नहीं आ सकते। इन्होंने आगे से आगे ही जाना है और इसका कहाँ एंड होगा ये हमें आपको नहीं पता। देखिए ना, मीडिया खत्म हो गया है, अदालतें खत्म हो गई हैं, आइन खत्म हो गया है, आप पार्लियामेंट के अंदर से एमएनए को उठा के ले जाते हैं। सो वो तो सिस्टम का तो एक सारा जो सिस्टम होता है ना, वो बुनियादी तौर के ऊपर तो एक इज्जत और आबरू के ऊपर ही खड़ा होता है। जब वो ही खत्म हो गई है, बाकी तो बस फिर जोर जबरदस्ती है ना, फिर तो कोई उसकी हैसियत और अहमियत तो नहीं रही। फवाद साहब, क्या ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिस्सा लेना चाहिए? 100% नहीं लेना चाहिए। ऐसे ज़िमनी इंतखाबात में जो अभी तक हिस्सा लिया है, जिस तरह के इलेक्शन हुए हैं, मुझे बताएं उसका क्या फायदा है। जो लोग बात करते थे कि नहीं पार्लियामेंट का हिस्सा होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तबाही हो गई है। पूरी पार्टी जो है वो उधर चली गई है। इससे बहुत अच्छा है कि पार्टी जो है वो सिस्टम से बाहर होके जो है वो, जब सिस्टम आपको हिस्सा ही नहीं दे रहा, जब सिस्टम आपको मौका ही नहीं दे रहा, तो आप कैसे उस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। आई थिंक इमरान खान का फैसला बिल्कुल सही है कि वो इलेक्शन का बाइकआउट करे। अगर वो इस सिस्टम में हिस्सा देंगे तो वो तो पार्टी को और नुकसान होगा। जो हमने देखा कि जो सेनेटर्स और पार्लियामेंटेरियंस हैं, आप देखें कि वो किस तरह से पार्टी से लैदा हो गए हैं और वो अपनी तनख्वाहों के चक्कर में, अपनी कुर्सी के चक्कर में उधर पड़ गए हैं अवाम में, और उनमें ही राब्ता नहीं रहा। तो आई थिंक देयर इज नो अदर वे बट आपको पार्लियामेंट से को छोड़ना पड़ेगा आज जाकर। नहीं, मगर फवाद साहब, दूसरा उस पर नुक्ता नज़र यह है कि चलें एक पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, पूरा हल्का मोबिलाइज होता है। समड़ियाल का इलेक्शन हुआ था, ये तो इस्टेब्लिश पीटीआई अपने तौर पर करने में कामयाब रही कि देखें बड़े पैमाने पर धांधली से हमें हराया गया। उमरकोट के इलेक्शन में भी एक शोर शराबा मचा। तो पार्टी की एग्जिस्टेंस तो बहरहाल इलेक्शन में हिस्सा लेने से ही नज़र आती है ना, अदरवाइज हल्का आप दूसरों के लिए खाली छोड़ देंगे तो हल्के में तो नुकसान होगा। कोई नुकसान नहीं होगा, लोग इमरान खान के साथ हैं। जब भी इमरान खान की आएगा वो इमरान खान को वोट पड़ेगा ना। इस दफा अब जब आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे तो आपको दोनों तरफ वोट खुद डालना पड़ेंगे। आप तो सिर्फ एक तरफ वोट आप डालते हैं, तो आपको दोनों तरफ वोट भरने पड़ेंगे, तो और एक्सपोज होगा सिस्टम। सिस्टम तो एक्सपोज ही है यार, अब इससे ज्यादा क्या एक्सपोज करना है। तो प्रॉब्लम इज ओनली कि आपके पास इस सिस्टम को आपके पास सोल्यूशन नहीं है कि आपने इस सिस्टम को रिप्लेस कैसे करना है या सिस्टम में जगह कैसे बनानी है। और वो सलाहियत पीटीआई उसका मुजाहरा नहीं कर पा रही, वरना इस सिस्टम के अंदर तो जाहिर है इसमें मतलब इसके एक्सपोज होने में आप क्या करेंगे ये नहीं तो फिर फवाद साहब, अगर ये दिखाई दे रहा है कि पहले 5 गए, फिर और 9 चले गए, फिर शायद अगले मरहले में और 9-10 चले जाएं, 3-4 लोग इंडिविजुअल्स भी चले गए, तो ऐसे में फिर बाकी लोग जो बैठे हुए हैं उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए कि उन्हें डिसीड किया जाए, या फिर सबको पार्लियामेंट छोड़नी चाहिए? असूली तौर पर तो अब तक पीटीआई को पार्लियामेंट कम से कम बाइकआउट तो कर देते। अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं देना था, मेरे ख्याल में तो इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन अगर इस्तीफा नहीं देते तो बाइकआउट तो अनाउंस करना चाहिए था। अपने लोगों के साथ तो खड़े हो जिनके साथ इतना बेईमाना सलूक किया गया। पीटीआई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही अब तक ये आ रहा है कि ऐसे लोग भर्ती हो गए हैं और एमएनए एमपीएस बना दिए गए हैं जो एक्चुअली जिनकी कोई अपनी हैसियत नहीं है, और जो बुनियादी तौर के ऊपर प्रॉब्लम यह है कि वो जानते ही नहीं है लोगों को, लिहाजा उनकी कोई हमदर्दी नहीं है पार्टी के लिए। सो लोगों को जो वर्कर्स के साथ जो सलूक हुआ, लोगों के साथ जो सलूक हुआ, वो पार्टी खड़ी ही नहीं हुई किसी के लिए। जो लोग जेलों में गए आप खुद देखें उनके साथ क्या सलूक हुआ, शाह महमूद कुरैशी के साथ क्या सलूक हो रहा है, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, उमर चीमा की क्या हैसियत है पार्टी में। तो पीटीआई ने बड़ा मायूस किया एज अ पार्टी अपने लोगों को, स्पेशली जो लोग जेलों में गए, जिन्होंने तकलीफें सही, पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं हुई।
वहाँ साहब 27वीं तरमीम का हम जिक्र सुन रहे हैं और उसका कुछ यानी ज़ाहिर है अभी ड्राफ्ट तो है नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद 18वीं तरमीम के ख़ात्मे की बात हो रही है, NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम करने की और विफाक को थोड़ा मजबूत करने की, या खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के कुछ इलाकों को विफाक के ज़ेर इंतज़ाम लाने की बात हो रही है। आपके ख्याल में ये वो चीज़ें हैं जिस पर पीपल्स पार्टी और PMLN की जो सीनियर लीडरशिप है यानी जरदारी साहब और नवाज शरीफ वो एग्री कर सकते हैं? देखिए, वो एग्री नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि 18वीं तरमीम ने जितना फायदा जरदारी और नवाज शरीफ के खानदानों को दिया है और जिस तरीके से इन्होंने जो है दो तेरियां दो मेरियां बना के गेम खेली है कि सिंध तुम्हारा और पंजाब हमारा, और उसमें हम जो मर्जी करें और पंजाब में आप जो मर्जी करें, उसके होते हुए उसके 18वीं तरमीम के बगैर तो ये लोशे लग ही नहीं सकते जो कि इन्होंने अपने लगाए हुए। तो ये तो नहीं करेंगे। 18वीं तरमीम में तब्दीली की बहुत ज़रूरत है, कोई इसमें दो राय ही नहीं है। इसने वफाक को बहुत कमज़ोर किया है। इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो गया है। चीफ मिनिस्टर्स जो हैं उनके पास इतना पैसा चला गया है कि उनको समझ ही नहीं आ रही कि हमने खर्च कैसे करना है। लिहाजा आप देखते हैं, आप जब मरियम नवाज की जरा देखें या आप सिंध में जो खर्च हो रहा है पैसा वो देखें, बलूचिस्तान की हालत आपके सामने है, जिस तरह से पैसा खर्च हुआ KP की, तो ये तो कोई शुबा ही नहीं है कि 18वीं तरमीम में बहुत तरमीम की जरूरत है। एक तबाहकुन तरमीम है विज़ वफाक। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी और नून लीग कभी भी इसको सपोर्ट करेंगे। अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? अभी तक तो देखिए, अभी तक तो एस्टैब्लिशमेंट के पास कोई इतना बड़ा ना उन्होंने कोई इंटरेस्ट जाहिर किया है कोई थर्ड फोर्स का या कोई ऐसा बैलेंसिंग एक्ट का। तो फिलहाल तो उन्हें देखिए ना, आखिर पानी के मसले के ऊपर भी तो उनको रिवर्स करना पड़ा ना। उन्होंने बड़ी एफर्ट की कि ये नहर बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन नहीं बना सके। सो हर चीज उनकी मर्जी से नहीं हो पाएगी। सो इस सूरत मतलब इस तरह से 27वीं तरमीम आपको होती हुई नजर नहीं आ रही। फिर अगर होगी तो फिर वही जो 26वीं तरमीम के में कंटेंट बाकी रह गया था, बस उसी का नामुकम्मल एजेंडा मुकम्मल किया जाएगा। कोई जजों को और कितना कमजोर करना है? अब इसके बाद और तो कोई नहीं रह गया। जुडिशरी को कितना कमजोर करना है? सही है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो अमेरिका और भारत के ख़राब होते ताल्लुकात या ताल्लुकात में मौजूद तनाव, इस पर ज़रा बहस करेंगे कि ये क्यों हो रहा है, और फिर पाकिस्तान जो बेहतर डील हासिल कर पाया है वो कैसे कर पाया। ये 19% का टैरिफ, ये अमेरिका बज़ाहिर जो पाकिस्तान पर मेहरबान नज़र आता है, किस लिए, और क्या ये जो नज़र आ रहा है ये हकीकत में भी ऐसा ही है? एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अमेरिका और भारत के दरमियान ताल्लुकात इस वक्त एक दोराहे पर खड़े दिखाई देते हैं, वाज़ेह तौर पर तनाव नजर आ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती डील मुकम्मल हो जाने के बाद एक पाकिस्तान में सेलिब्रेशन भी हो रही है। पाकिस्तान में बड़ा खुशाइन भी समझा जा रहा है कि हमने भारत से बेहतर डील अमेरिका से हासिल कर ली है। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रख देता हूं और फिर हम इस पर डिस्कशन कर लेते हैं और देखते हैं कि इससे पाकिस्तान को क्या फ़वाइद हासिल होंगे और अमेरिका और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो क्यों तनाव का शिकार हैं। देखिए, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तानी मसनूआत पर 19% जबकि भारतीय मसनूआत पर 25% टैरिफ आयद किया गया है। पाकिस्तान पर आयद टैरिफ की शरह न सिर्फ भारत बल्कि खित्ते के दीगर ममालिक जैसा कि बांग्लादेश और श्रीलंका से भी कम है। पाकिस्तान की जानिब से खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में टैरिफ की शरह को कम करवाना एक बड़ी तिजारती और सिफारती कामयाबी समझा जा रहा है, जो इन ममालिक की निस्बत पाकिस्तान को अमेरिका में अपनी बरामदात बढ़ाने का सुनहरी मौका फराहम करती है। अमेरिकी सदर ने एक हालिया बयान में भारत पर आए टैरिफ की शरह को मजीद बढ़ाने की धमकी दी है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक भारत रूस से बड़ी मिकदार में तेल खरीद कर यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग को फाइनेंस कर रहा है। सदर ट्रंप ये कहते हैं कि भारत न सिर्फ बड़े पैमाने पर रूसी तेल खरीद रहा है बल्कि वो खरीदे गए काफ़ी सारे तेल को भारी मुनाफे के लिए ओपन मार्केट में फ़रोख्त भी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना भी है कि भारत को इससे कोई सरोकार नहीं कि कितने यूक्रेनी रूसी जंगी मशीन की वजह से मर रहे हैं। इसकी वजह से मैं इंडिया के टैरिफ में भारी इजाफा करूंगा, ये डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं। इस मुश्किल इलाकाई और आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान का अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से दीगर ममालिक की निस्बत कम टैरिफ का हुसूल एक बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हुकूमत कारोबार के लिए ऐसे साजगार हालात पैदा कर पाएगी जो अमेरिका को एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के नए मौके से फ़ायदा उठाने में मदद फराहम करेगा।
इन्हीं तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर अदील मलिक साहब मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के। पॉलिटिकल इकोनॉमी पे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। यूसुफ नज़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी माहिर हैं मुआशी उमूर के। यूसुफ नज़र साहब आपको भी खुशामदीद। और डॉक्टर हुमा बकाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपको भी खुशामदीद। डॉक्टर साहब मैं आपसे शुरू करूँगा। अमेरिका और इंडिया के जो इस वक्त ताल्लुकात में तनाव दिखाई दे रहा है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या रूस या कुछ और? देखिए, मेरे ख्याल है बहुत सारी वजूहात हैं और वजह थोड़ी ट्रंप की कैंपेन तक चली जाती है। जब ट्रंप अपनी कैंपेन में थे तो मोदी ने उनसे मिलने से इनकार किया था क्योंकि कमाला हारिस के साथ उनकी मीटिंग कैंसिल हो गई थी। तो उनके जो टीम थी उन्होंने उसको मशवरा दिया कि अगर आप एक कैंडिडेट नहीं मिल रहे तो दूसरे कैंडिडेट से भी ना मिलिए। मेरे ख्याल है ये बात ट्रंप ने याद रखी है। तो मोदी और ट्रंप की जो ट्रंप की जो प्रेसिडेंसी है वो मोदी साहब के साथ स्टार्टेड ऑन द रॉन्ग फुटिंग। लेकिन हैविंग सेड दिस, इस बात में तो कोई इबाम नहीं है कि जो ट्रंप साहब का रवैया है, हुकूमत है या जो तर्ज हुकूमत है वो बहुत गैर रिवायती है। तो उन तमाम अवामिल की जिनकी चश्मपोशी या पुष्ट पनाही अमेरिका करता था, इसलिए क्योंकि वो इंडिया को चाइना के खिलाफ खड़ा होता देखता था, खत्ते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर देखता था। ऑल ऑफ अ सडन आप, ये बात बिल्कुल सही है कि चार्ल्स रोज की जो जंग हुई इससे ये सूरत हाल बदल गई। साउथ एशिया का मैट्रिक्स बदल गया और खुलकर ये सवाल सामने उठा कि कैसे ऐसे मुल्क को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर तस्लीम किया जा सकता है जो अपना दिफा भी नहीं कर सकता, और लार्जली बिकॉज वो पाकिस्तानी एक्सपर्टीज और चाइनीज टेक्नोलॉजी के सामने कोलैप्स कर गया जी। तो जो पूरा इंडिया ने समझिए अपने आप को बिल्ड किया था ना, वो धुएं की तरह उड़ गया इस चंद घंटे की जंग में। और इसके बाद क्योंकि ट्रंप बहुत ओपनली और कैटेगोरिकली बात करते हैं और उनको प्यूटन पर भी बहुत गुस्सा है क्योंकि वो जिस जंग को फौरी तौर पे बंद कराना चाहते थे वो रशिया और यूक्रेन की जंग थी। लेकिन जाहिर है कि रशिया ने उसको उस तरह की रिस्पांस नहीं दी जिस तरह की वो रिस्पांस एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इस वक्त जो इंडिया पे आप देख रहे हैं सूरत हाल, अगर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर लूँ तो ये पार्लिमानी लफ्ज नहीं है, आपको इन सम वेज ट्रंप की झोंड सी नजर आती है। मोदी के साथ जो बैगिंग था, जो प्यूटन पे गुस्सा है और उसको वो जो है वो इंस्टेंट सजा में बिलीव करते, रिवॉर्ड भी फौरन करते और सजा भी फौरन देते। तो आपने ये लेयर्स ऑफ टेरिफ जो है इंडिया पे आपने देखी। उसके बाद मैं एक और बात कहना चाहूंगी, इंडिया एक्सपोज हुआ है। इंडिया बहुत अरसे तक बोथ साइड्स ऑफ द फेंस खेलता था। जी 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 बिल्कुल। हाँ, वो समझिए कि वेस्ट से भी फायदा हासिल करता था, उसकी कन्वर्जेंस वॉशिंगटन के साथ भी थी और उसके साथ साथ वो रशिया से ऑयल भी लेता था, चंबहार से ईरान भी जाता था, वहां से भी उसने अपने लिए ट्रेड कंसेशन हासिल किए हुए थे। मेरे ख्याल है ट्रंप ने आके ये बात वाजे कर दी है कि अब इसके लिए टॉलरेंस नहीं। सही है, मगर डॉक्टर साहब पाकिस्तान भी तो ईरान के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है। अभी ईरानी सदर ने दौरा भी किया है पाकिस्तान का और पाकिस्तान मुसलसल उनके मौक़िफ़ की हिमायत भी कर रहा है। तो ये वजह पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की खराबी में क्यों आड़े, यानी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में आड़े क्यों नहीं आ रही? हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात तो बेहतर हो रहे हैं, उसकी वजूहात क्या हैं? उसकी वजह तो बिल्कुल वाज़ेह और सामने है। बिकॉज पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात में ट्रांसपेरेंसी के साथ गया, बिल्कुल वाज़ेह तौर पे। उसने कभी भी ये नहीं कहा कि वॉशिंगटन के ताल्लुकात से उस वक्त अच्छे होंगे जब बीजिंग से ताल्लुकात खराब होंगे। अगर आप टाइमिंग ऑफ द विजिट भी देखें तो एक ऐसा वक्त था कि फील्ड मार्शल साहब जो थे वो वॉशिंगटन में थे और इसाकदार साहब चाइना में जी। तो हमारा जो हमारा डिप्लोमेटिक फुटवर्क है इस वक्त तो बहुत पॉलिश्ड है और उसमें एक बहुत एलिमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। और दूसरी बात ये कि अगर आप खित्ते की सियासत पे नजर डालें, जब ईरान पर इजराइल ने हमला किया और कुछ घंटों के लिए अमेरिका उसका हिस्सा बना और ईरान उसे बर्दाश्त कर गया, तो एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई और वो वाज़ेह बात ये थी कि ईरान के साथ जंग नहीं की जा सकती। ईरान के साथ हमें
गुफ्तगू या बातचीत की तरफ वापस आना पड़ेगा। वहां पर भी मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान का जो किरदार है वो एज अ ब्रिक स्टेट के तौर पर इमर्ज हो रहा है और पाकिस्तान ईरान से ताल्लुकात अच्छे कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ईरान से जो अमेरिकन सैंक्शन कंपोनेंट है उसको टच नहीं करता है। 2 दिन के विजिट में आपने पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुना। MOUs हुए हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट की बात हुई है, काउंटर टेररिज्म की बात हुई है, मिलकर टेररिज्म का मुकाबला करने की बात हुई है। ये वो तमाम कन्वर्जेंस पॉइंट्स हैं जिसको इन सम वेज अमेरिका सपोर्ट करता है। सही। आगे ये किस तौर चलेगा, मेरा ख्याल है ये एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बननी जा रही है। तो मेरे ख्याल है जो हार्ड हेडिंग और डिप्लोमेटिक फुटवर्क इंडिया ने किया था, उसी डिप्लोमेटिक फुटवर्क को इस वक्त पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा पॉलिश और अच्छे तरीके से किया है, बीइंग ऑन द राइट साइड ऑफ इंटरनेशनल लॉ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक है। मैं अब यूसुफ नजर साहब, इस पहला सवाल तो मेरा ये है कि पाकिस्तान बेहतर मुआशी डील कैसे हासिल कर पाया है अमेरिका से और इसका क्या फायदा होगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि कुछ हकायक जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, इसलिए कि मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के मीडिया में कुछ थोड़ी सी गलतफहमी पाई जाती है। पहली बात, ये जो 19% की आप बात कर रहे हैं, ये अगर आप व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे देखें, अनाउंसमेंट्स वहाँ मौजूद हैं और तफसील से देखा जाए, ये 19% जो है ये इन एडिशन टू जो पहले जो टैरिफ लगे हुए थे ये उस पर है। मिसाल के तौर पे जो टेक्सटाइल्स में 7% था होम टेक्सटाइल्स पे, 19% जो है उसके ऊपर है, तो ये 26% है। ये जो है क्राइटेरिया दूसरे मुल्कों को भी अप्लाई करता है, लेकिन ये बात जहन में रखना जरूरी है, इसलिए कि मैं बार बार ये हेडलाइंस देख रहा हूं जो गलत हैं और मैंने इस पे लिखा भी है और अभी एक और दूसरे टीवी चैनल पे मैंने इसकी वजाहत भी की थी। दूसरी बात, ये कहना कि हमें कोई एक्सेप्शनल डील हासिल हुई है, ये जो श्रीलंका या वियतनाम, दूसरे ममालिक हैं, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, ये सब टेक्सटाइल जो हैं प्रोड्यूसर्स हैं, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं। तो पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल में जो हमारी जो ज़्यादा जो बड़ी एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल है, उस लिहाज से देखें तो हमारा जो मुकाबला है वो खाली इंडिया से नहीं है। इंडिया को यकीनन 25% एडिशनल ड्यूटी लगी है, तो पाकिस्तान की उनसे जो रेट है वो अच्छा है, लेकिन ये जो दूसरे ममालिक हैं इन पे रेट जो है 20% लगाया गया है। तो उस लिहाज से हमारा जो 19% एडिशनल रेट जो है उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारी जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, जरा और प्लीज गौर से सुन लीजिए, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रोपोर्शन कम है। हमारे यहाँ जो बिजली है उसकी कीमत जो है, जो हमारे खित्ते के दूसरे ममालिक हैं औसतन उनसे तकरीबन हमारे रेट जो हैं वो 75% ज्यादा हैं। बिल्कुल सही है। तो मैं आप एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। जो आपने गुफ्तगू की है प्रोफेसर साहब, और जो अभी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो रही थी, ये पाकिस्तान में एक बड़ा प्रॉब्लम है। जाहिर है अगर आपको कहीं से बेहतर डील मिल भी रही है, जो कि अभी भी 26% है, कोई बहुत आइडियल नहीं है, तो ऐसे में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम किए बगैर या इस मसले पर काबू पाए बगैर क्या हम वो अचीव कर पाएंगे जो अपेरेंटली हमें लगता है कि हमारे लिए एक बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ हुई है? क्या ये मुमकिन है? और दूसरा, क्या पाकिस्तान ईरान से डील कर सकेगा? यूसुफ नजर साहब के सामने ये सवाल रखता हूँ। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। यूसुफ नजर साहब, एक तो ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का मसला है, ये पाकिस्तान इस पर जाहिर है जब तक एनर्जी प्राइसेस कंट्रोल में नहीं आएंगी, दीगर जो इश्यूज हैं, तब तक ये शायद हम इसको एड्रेस नहीं कर सकेंगे। दूसरा, ईरान के साथ क्या पाकिस्तान ट्रेड कर सकेगा अमेरिका के साथ, बावजूद इसके के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हों? पाकिस्तान जिस तरह से ईरान के मौक़िफ़ के साथ मौक़िफ़ की हिमायत करता हुआ नज़र आ रहा है, अमेरिका इसको कैसे देख रहा होगा आपके ख्याल में? और क्या इससे पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो बिज़नेस अगरचे कोई बहुत ज़्यादा उसका वॉल्यूम नहीं है, लेकिन क्या फ्यूचर में पाकिस्तान कर सकेगा? जी शुक्रिया। देखिए, सबसे बड़ी जो ईरान की एक्सपोर्ट है वो तो जाहिर है तेल है, लेकिन पाकिस्तान को एक तो दबाव है अमेरिका की तरफ से कि अमेरिका से ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट किया जाए, जो अभी एक पाकिस्तानी कंपनी ने किया भी है ऑर्डर। पाकिस्तान ऑलरेडी जो है सऊदी अरब से ऑयल इंपोर्ट करता है
और वो भी जो है उसके लिए डिफर्ड क्रेडिट की फैसिलिटी हासिल है। तो पाकिस्तान कितना मजीद ईरान से ऑयल इंपोर्ट कर सकता है, मेरे ख्याल से उसकी जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। जहां तक ताल्लुक है इस बात का कि हम बैलेंस कर रहे हैं, यकीनन हम बैलेंस कर रहे हैं। इसमें जो सारी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जैसी सारी मीडिया में, उससे ही लगता है कि पाकिस्तान ने और इसमें कुछ जो समझ लीजिए सीज फायर हुआ था ईरान का और इजराइल का, इसमें पाकिस्तान ने भी एक किरदार अदा किया था। और इसके जो है इसका इशारा अमरीकी वजीर खारजा ने भी दिया है। और जो सारी सिचुएशन है, जिस तरह के सागडार साहब से अमरीकी वजीर खारजा की 10 दिन में फिर दूसरी मरतबा बात हुई, एक ईरानी सदर के दौरे से पहले और उसके बाद, तो उससे लगता यह है कि थोड़ा सा एक पाकिस्तान को थोड़ी सी स्पेस मिली है कि वो जो अपना रोल जो है जो वो हिस्टोरिकली प्ले करता रहा है जियोपॉलिटिक्स में, वो थोड़ा प्ले कर रहा है और उसको थोड़ी ट्रंप इंतजामिया ने स्पेस दी है। तो ये तो बात ईरान की है, लेकिन उसका जो माशी इम्पैक्ट है वो मेरे ख्याल से लिमिटेड है। एक जो अहम जो चीज रही है वो ईरान पाकिस्तान जो है गैस पाइपलाइन का है। उसमें खाली सैंक्शंस की बात नहीं है, यकीनन उसको अमेरिका ने उसकी मुखालफत की है, लेकिन एक और मसला ये भी है कि जो पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर के बाद जो गैस पाइपलाइन है वो उसमें काफी बिलियंस ऑफ डॉलर्स उस पर लागत आएगी। क्या पाकिस्तान के पास उतने वसाइल हैं, क्या उसको कर्जा मिल जाएगा किसी जगह से, उसके मुझे कोई आसार अभी फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे हैं। तो थोड़ी सी बात मेरी न्यूट्रल आपको लगेगी, लेकिन जो है थोड़ी हकीकत जरा मैं यही कहूंगा कि थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। और जहां तक ताल्लुक है हिंदुस्तान के, डॉक्टर अदील ने बड़ी अच्छी बात की है। यकीनन जो इनके ताल्लुकात खराब हैं, लेकिन ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि ये ताल्लुकात जो हैं फौरी तौर पे जो ट्रंप साहब का स्टाइल है बेहतर भी हो सकते हैं। इसका दारोमदार इस बात पर है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको कैसे रिएक्ट करती है। मेरी जो नजर में एक जो वो उन्होंने फौरी बातें नहीं मान रहे हैं, वो हमें ये थोड़ी पाकिस्तान में इस बात की तरफ मेरे ख्याल से लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जो अमेरिका का क्लाउड है ग्लोबल ट्रेड पे वो अब इतना नहीं है जो 20 साल पहले था। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि इस वक्त ग्लोबल ट्रेड में सबसे बड़ा प्लेयर जो है वो चाइना है, अमेरिका नहीं है। अमेरिका का जो पूरी जो ग्लोबल इंपोर्ट जो है उसका शेयर सिर्फ 14% है। तो ऐसा नहीं है कि जो 30% किस जमाने में होता था वो है। तो उसकी जो उतनी जो कंट्रोल करने की, जो इन्फ्लुएंस करने की सलाहियत है अब उतनी नहीं रही है। इसलिए कि जब आपके पास सिर्फ 14% मार्केट शेयर हो तो आपके पास इतनी कोई ओवरवेलमिंग पावर नहीं है कि आप डिक्टेट कर सकें। और जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान का और इंडिया का और वेस्ट का, तो मैं नहीं समझता कि हम वेस्ट को एक मोनोलिथिक कोई एंटिटी तस्वुर कर सकते हैं। इस वक्त वेस्ट में यह है कि यूरोपियन यूनियन के और अमेरिका के दरमियान भी इख्तलाफात हैं। तो मसला जो है सारे वेस्ट का और इंडिया का मेरी नजर में तो नहीं है, अमेरिका और इंडिया का जरूर है। और इस तरह से जो पाकिस्तान को फायदा उठाना चाहिए सिफारती तौर पे, मैं समझता हूं कि वो कर रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी हमें मोहतात रहने की जरूरत है। इसलिए कि ट्रंप साहब अगले 24 घंटों में भी एकदम से अपना पॉलिसी बदल सकते हैं। अब ये वो कर चुके हैं पहले भी। तो इसको हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम स्मार्टली प्ले कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा जो कमर्शियल एडवांटेज हैं वो कॉन्क्रीट टर्म्स में हासिल करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर ये रेट को 19 के बजाय 15% करने की कोशिश करें, और इजिप्ट का रेट तो उससे भी कम है, 10% है। दूसरी बात ये कि जो ये पहले कहा गया था कि ईरान पाकिस्तान जो गैस पाइपलाइंस पे सैंक्शन लगेंगे, उसके लिए सैंक्शंस वेवर हासिल करने की कोशिश करें, ना सिर्फ गैस पाइपलाइन पे बल्कि ऑयल इंपोर्ट्स पे भी। ये कॉन्क्रीट चीजों को मैं कहूंगा कि ये आपकी एक कोई कॉन्क्रीट सक्सेस होगी। वैसे खाली हेडलाइंस पे खुश होना मेरे ख्याल से ये ठीक है, यू फील गुड, लेकिन वी नीड टू हैव मच मोर देन दैट। सही, मगर इसमें एक सवाल प्रोफेसर अदील साहब ये भी फायदा होता है कि एक नई तिजारती डील के बाद जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान डील ट्रेड होगी, उसमें ज्यादा फायदा अमेरिका को होगा या पाकिस्तान को? देखिए, मैं अगर आपको सच बताऊं तो जब तक इसको आप एम्पिरिकली एस्टिमेट ना करें, इसको एक एक प्रोडक्ट के लिहाज से ना देखें, तो आप ओवरऑल इम्पैक्ट नहीं देख सकते। मेरे ख्याल में एट बेस्ट न्यूट्रल होगा। और दूसरा ये है कि आप
का डिपेंड करेगा कि कौन सा प्रोडक्ट है क्या, क्योंकि इस वक्त अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। तो जो लोग तिजारत करते हैं वो आपको बताएंगे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो अनसर्टेनिटी होती है, क्योंकि यू डोंट नो कि किस वक्त इन्वेस्ट करना क्या है। लेकिन एक तिजारत के ऊपर जितना लिटरेचर है ना इकोनॉमिक्स में, वो ये भी बताता है कि जो कंपनियां एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करती हैं उनके दूर रस यानी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग रिलेशनशिप्स होते हैं। अब मसलन जो अमेरिका में जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं इंटरलूप एक्सपोर्ट से, जो पाकिस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट्स है, उनका बहुत अरसे तक का तिजारती मुआहदा होता है, वो एक दूसरे के साथ डील करते हैं, उनका ट्रस्ट होता है। तो अनलेस कि बहुत ज़्यादा तरीके से हालात ख़राब हो जाएं, वो चाहते हैं कि उन्हीं सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप रखें। तो इतनी तेज़ी से सप्लायर्स चेंज करना आसान नहीं होता। तो इसको भी वेट एंड सी देखेंगे कि कैसे है, पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी है। लेकिन जो आपने पिछला सवाल किया ना वो बड़ा अहम था, और वो इस लिहाज से अहम है कि अब जो दुनिया में हालात हो रहे हैं उसमें ग्लोबलाइजेशन का एक ज़माना था कि जिसमें सब मुल्क आपस में एक दूसरे से टैरिफ्स कम कर रहे हैं, तिजारती बैरियर्स ख़त्म कर रहे हैं। अब हम आहिस्ता आहिस्ता डी ग्लोबलाइजेशन की फेज़ में जा रहे हैं, जब दोबारा से WTO ख़ास काम नहीं कर रहा, तकरीबन उसको नकारा बनाया जा रहा है, और बेसिकली रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स के जिस इलाके में है उस इलाके के अंदर जो तिजारत होगी वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगी। पाकिस्तान की मईशत को और तिजारत को जो लोग समझते हैं उन्होंने बहुत अरसे से इस बारे में बात की है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो बरामदात हैं, वो डिवर्सिफाइड नहीं है। यानी वो 2-3 बड़ी डेस्टिनेशंस हैं, यूरोप है और अमेरिका है, यहाँ पे हमारी ज़्यादा तिजारत जाती है। अब हमें आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को डिवर्सिफाई करना है और दूसरी मंडियों को भी ढूंढना है। उसमें जो इलाकाई तिजारत है वो बहुत अहम है। देखें, इकोनॉमिक्स में एक हम कहते हैं ग्रेविटी मॉडल्स ऑफ ट्रेड। वो ट्रेड के मॉडल्स ये बताते हैं कि आपकी तिजारत अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम हमेशा ज़्यादा होती है अपने नेबर्स के साथ, क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट, उसमें जो ट्रैवल कॉस्ट हैं वो कम होती है। हम ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है तिजारत का, उसको पाकिस्तान डिफाई करता चला आ रहा है। ना हम हिंदुस्तान के साथ तिजारत करते हैं, ना हम अफगानिस्तान से ज़्यादा कर सकते हैं, ना ईरान से कर सकते हैं। चाइना से करें तो वेस्ट नाराज़ हो जाता है। तो अब हमें ये जो जिस तरह दुनिया में पावर, बड़ी पावर्स की जो पावर है, जिस तरह अमेरिका की पावर कम हो रही है, हमें इलाकाई मंडियों को एक्सप्लोर करना चाहिए। और जो 50s और 60s में एक RCD का कॉन्सेप्ट था कि रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, टर्की के साथ हमारा था और ईरान के साथ, हमें उसको रिवाइव करना चाहिए और इराक को भी उसमें डालना चाहिए, क्योंकि इराक पाकिस्तान का जो 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इराक का पाकिस्तान है। इसी तरह सीरिया के अंदर सऊदी अरेबिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, वो वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वहाँ पे टर्की का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। यही दोनों मुल्क पाकिस्तान के बहुत करीब हैं, हमें उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उस मंडी के साथ भी कनेक्ट करना चाहिए। तो हमें जिस तरह हम अमेरिका और यूरोप और उन मंडियों के ऊपर फोकस करते हैं, हमें इलाकाई मंडियों के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब उसमें बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि ईरान के साथ अगर आप ज़्यादा तिजारत करने की कोशिश करते हैं तो अमेरिका नाराज़ होगा, वेस्ट नाराज़ होगा। लेकिन हमें अब अमेरिका के साथ और वेस्ट के जो दूसरे ममालिक हैं उनके साथ बैठना चाहिए और कंसेशन मांगनी चाहिए। उनको कहना चाहिए कि देखें, हमारे मुल्क में 240 मिलियन लोग हैं, 60% से ज़्यादा यंग लोग हैं, अनएम्प्लॉयमेंट 20% से ज़्यादा जा रही है। आप हमें कंसेशन दें कि हम अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा मजबूत करें तिजारत के ज़रिए, वरना यहाँ पे निज़ाम उलट जाएगा, और वो अगर निज़ाम उल्टा तो उसका नुकसान आपको भी पहुँचेगा। हमें वो लीडर्स चाहिए जो इस अंदाज से वेस्ट के साथ उनके इंटरेस्ट में उनको एक्सप्लेन करें कि यार आप हमें कंसेशन दें, अदरवाइज यहाँ पे जो नीचे इस वक्त हालात पक रहे हैं उसमें आपको कोई ना कोई माशी कंसेशन देनी होगी। और बजाय कि अमेरिका हमें दोबारा एड दे, वो हमें कंसेशन दे कि हम आसपास मुल्कों के साथ खुल के तिजारत करें, उनके साथ ट्रेड पैक्ट्स करें, और उसके ज़रिए हमारी मईशत का पहिया भी चले और प्रॉस्पेरिटी भी आए, और वो बाहर के लिए भी अच्छा है। लॉन्ग टर्म हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो फॉरेन पॉलिसी के साथ मुंसलिक है। हमने अभी तक अपनी मुल्क की जो किस्मत का फैसला है वो सिर्फ वेस्ट के एक फ्रेमवर्क में किया है, जो ठीक है, हमारी उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। लेकिन अब वक्त आ गया कि हम दूसरे जो रीजनल ऑप्शंस हैं उनको भी जो नई स्पेस मिली है उसको यूज़ करें।
बिल्कुल सही है। आखिर में यूसुफ साहब ये बता दीजिए कि हम जब भी ट्रेड की बात के वॉल्यूम की बात करते हैं तो जाहिर हम आम तौर पर कैटेगराइज करके नहीं देखते कि हम इंपोर्ट कितनी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कितनी कर रहे हैं। अब पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को जो एक्सपोर्ट करता है वो तो हमारे इल्म में है कि उसका वॉल्यूम उसके मुकाबले में क्या हम अमेरिका से क्या कुछ मंगवा रहे हैं। लेकिन आपके ख्याल में तेल ख़रीदना अमेरिका से ये सही सौदा रहेगा? इसमें पाकिस्तान को कोई मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा, या अगर हम इस ट्रेड वॉल्यूम को बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें पाकिस्तान एक्सपोर्ट की मद में ऐड कर सकेगा इस नई ट्रेड पॉलिसी के बाद या नई ट्रेड डील के बाद? क्या पाकिस्तान को वाकई प्रैक्टिकली कुछ ऐसा मिल रहा है कि जिससे पाकिस्तान का एक्सपोर्ट वॉल्यूम बढ़ जाएगा? देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान और अमेरिका की ट्रेड है इसमें पाकिस्तान का जो है सरप्लस है, अमेरिका को डेफिसिट है। बहुत ज्यादा नहीं है, 3-4 बिलियन आप कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल है, इसलिए कि हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो हैं कुछ ज्यादा हैं। अब इस वक्त जो लेटेस्ट सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान को थोड़ा सा जो है कोई एज तो हासिल नहीं हुई, जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। लेकिन अमेरिका को हमने कोई 400 कोई लाइंस हैं, प्रोडक्ट लाइंस, उसमें जो है हमने 0% जो है टैरिफ जो है कर दिया है। तो अब एक और चीज जो करनी चाहिए वो कहलाता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। लेकिन उससे बढ़ के जो बात है, जो मेरे दोस्त ने कही बात, वो सही है कि इंट्रा रीजनल ट्रेड बढ़ानी चाहिए। पाकिस्तान और साउथ एशिया में इंटर रीजनल ट्रेड टोटल ट्रेड का तकरीबन 5% है। एशिया में, लैटिन अमेरिका में 20 to 22% है, तो बहुत कम है। वो बढ़ाने के लिए हमें जरूरत है अपनी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को बढ़ाने की। हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, असल में मसला ये है कि वो अभी तक बहुत ज्यादा जो है हम तौलिए, बनियाने और चादरें बनाते हैं, बेडशीट्स, और हम बड़ी बड़ी बेसिक प्रोडक्ट्स हैं। तो आप सर आप टैरिफ रेट कुछ भी कर लें, अगर आप यही बनाएंगे तो इसकी बड़ी लिमिटेड डिमांड है और आपके पास प्राइसिंग पावर नहीं है। इसको समझने के लिए देखिए ना, आपको इंटरनेशनल ट्रेड को, बिजनेस को समझना जरूरी है। हमारे यहाँ मैं आपको नाम गिनवा सकता हूँ, ऐसी बड़ी बड़ी टेक्सटाइल ग्रुप्स हैं जो आज से 25 साल पहले भी जो है वो ये कमोडिटी प्रोडक्ट बना रहे थे और आज भी वही बना रहे हैं। तो इसमें जो हमारे एंटरप्रेन्योर हैं उनका भी एक खास तौर पे रोल है, और चंद को छोड़ के हमारे यहाँ ज्यादातर एंटरप्रेन्योर जो हैं वो इसी पे लगे रहते हैं कि बिजली सस्ती मिल जाए, इस तरह की चीजें हो जाएं और उनको ज्यादा रिबेट मिल जाए और उससे वो काम चलाएं। मार्केट को एक्सप्लोर नहीं करते, मार्केट डिमांड्स को एक्सप्लोर नहीं करते। कहने का मकसद ये है कि हमारे पास सही है, वहां से वो कवर कर सकते हैं ये अपने लॉस को। बहुत शुक्रिया यूसुफ नजर साहब आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। प्रोफेसर अदील मलिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ये आज का प्रोग्राम था, नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।